हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आप सबका स्वागत है बायोटेक सेपियंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आपकी जो एग्ज़ाम है, आपका जो जुलाई 26 के अंदर जो लाइफ साइंसेस एग्ज़ाम है, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन के अंदर हम जो आपकी यूनिट 4 है, दैट इज़ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे दिसंबर 25 के अंदर, तो हम उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेनली इसमें इम्यूनो हो गया, आपकी बाय सिग्नलिंग हो गया, कैंसर हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर एग्जाम में क्या आया था। तो जैसे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग हाउ रेट्रोवायरसेस एंड डीएनए वायरसेस कैन लीड टू कैंसर इन होस्ट सेल। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेट्रोवायरस वो होते हैं जिनमें आरएनए होता है, बट विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट थी कि जो राउ सार्कोमा वायरस है, जैसे एक रेट्रोवायरस है, इसके अंदर एक ऑनकोजीन होती है जो कि इसने होस्ट प्रोटोन से डिराइव करी है, विच अलाउस इट टू रैपिडली इंड्यूस ट्यूमर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है क्योंकि इसके पास ऑनकोजीन होती है और ये वायरस है ट्यूमर करता है। जो स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरसेस होते हैं, दे कोज कैंसर बाय इंटीग्रेटिंग नियर होस्ट प्रोटोन को जीन्स, एक्टिवेटिंग देयर एक्सप्रेशन एंड लीडिंग टू सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, जैसे रेट्रोवायरस क्या करते हैं, मे बी कुछ रेट्रोवायरस ऐसे हो सकते हैं, मे बी उनके पास ऑनकोजीन नहीं है, बट वो सेल के अंदर ऐसी जगह पे जाके इंटीग्रेट हो रहे हैं जिससे वो सेलुलर प्रोटोन को जीन को ऑनकोजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। डीएनए वायरसेस दे कैन कोज कैंसर, अगर डीएनए होस्ट सेल जीनोम में इंटीग्रेट हो जाए और वो कुछ वायरल ऑनकोजीन्स को एक्सप्रेस कराए, विच स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये भी करेक्ट दिख रहा है। अब डी ऑप्शन क्या है कि रेट्रोवायरसेस कैंसर ओनली, दे कैन कोज कैंसर ओनली बाय डायरेक्टली म्यूटेटिंग होस्ट डीएनए। ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वायरस होस्ट के डीएनए को थोड़ा म्यूटेट कर देगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है या मतलब किसी प्रोटोन के जीन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो मे बी या तो क्या होगा ना, वायरस के पास ऑन को जीन है, जब वो जा रहा है तो कैंसर कर रहा है, या दूसरा क्या हो सकता है ना, वायरस जीनोम में जाके इंटीग्रेट हो रहा है जिसकी वजह से जो सेलुलर प्रोटोन को जीन है वो ऑनकोजीन में कन्वर्ट हो रही है। बट ये कहना कि वो डायरेक्टली होस्ट डीएनए को म्यूटेट कर रहा है विदाउट द नीड फॉर इंटीग्रेशन और एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोन को जीन, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका टी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए B6 mouse H2B haplotype is crossed with a CBA mouse H2K haplotype to generate F1 progeny. The following skin transplant experiments were then performed. ठीक है, देखो ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट ही दिखाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। जैसे इसमें क्या होता है ना, आपने जैसे हैप्लोटाइप एक्चुअली क्या होता है, जो आपका टिश्यू होता है कि जो हम टिश्यू मैचिंग की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम मेनली H2 बोल देते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में HLA बोल देते हैं। अब दिखा रहे हैं ना, मेटिंग ऑफ इनब्रेड माउस स्ट्रेन विद डिफरेंट MHC हैप्लोटाइप। ठीक है, जैसे इसका BB है, इसका KK है। अब क्या होता है ना, जो जो भी इनका ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर एक कॉपी एक पेरेंट से आएगी, दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगी। ठीक है, तो क्या बन गया H2BK। ठीक है, अब यहाँ पे ना सारी हमें पॉसिबिलिटी बता रखी है कि हम स्किन ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे इनब्रेड माउस स्ट्रेन विद सेम और डिफरेंट MHC हैप्लोटाइप। ठीक है, अब इसमें आप देखो सबसे पहले क्या दिखाया कि ये डोनर है। अब बीबी जो पेरेंट है, बीबी वाला बीबी को दे सकता है बट केके को नहीं दे सकता क्योंकि दोनों के टिश्यू अलग है। बेबी वाला जो प्रोजेनी रेसिपेंट है उसको दे सकता है क्योंकि 50% तो उसका मैच कर ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी बी है। ठीक है ना, इसके अंदर बी एक पेरेंट से आया है, ठीक है, क्योंकि ये बी के है। ठीक है, तो ये रिसीव कर सकता है। ऐसे जो के वाला है वो के को दे सकता है, लेकिन वो F1 प्रोजेनी को भी दे सकता है। अब जो बीके है वो सिर्फ बीके को दे सकता है, मतलब F1 वाला F1 को कर सकता है क्योंकि बीके वाला आपने बी को दिया, उसके पास के नहीं है। अगर आपने के को दिया तो उसके पास बी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ऐसी पॉसिबिलिटी बता रखी है। देखो अगर हम B6 to CBA देंगे, दोनों का हैप्लोटाइप अलग है। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है कि रिप्रेजेंट्स ऑल रेसिपिएंट्स इन विच द ग्राफ्ट इज टॉलरेटेड। ठीक है, आपने B6 को CBA को दिया तो दैट विल नॉट बी गोइंग टू टॉलरेटेड क्योंकि दोनों का हैप्लोटाइप अलग है। F1 ने B6 को दिया। ठीक है, अब F1 क्या होता है ना, F1 के पास तो B और K दोनों है। ठीक है, अगर आपने B और K वाला B को दिया बट उसमें K तो नहीं है, वो भी नहीं एक्सेप्ट होगा। F1 वाले ने CBA को दिया तो वही बात, इसमें B क्या है बट इसमें सिर्फ K क्या है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले थ्री तो नहीं हो सकते।
अब एक है कि F1 ने F1 को दिया, दूसरा है कि B6 ने F1 को दिया। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर B6 वाला जो है, ये आपका B6 मतलब जो सिर्फ BB है, ठीक है, जो मतलब B6 माउस उसको बोला हुआ है। अब आपको मैंने दिखाया ना कि BB वाला BK को दे सकता है, ठीक है, और F1 वाला भी F1 को दे सकता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ना डी भी ऑप्शन है, ई भी है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की उन्होंने इसका आंसर करेक्ट ई दे रखा है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो दोनों टॉलरेट होने चाहिए, क्योंकि F1 में भी बी किया, इसमें बी किया, तो वो भी टॉलरेट होना चाहिए। B6 टू F1, क्योंकि F1 में बी और के दोनों है, तो B6 वाला F1 को देगा तो वो भी टॉलरेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका एक बार आप देखना, अदरवाइज जो नेट की आंसर किया उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या आपका ई, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन दे ही नहीं रखा जिसमें डी और ई दोनों हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पर कि द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आर मेड व्हेन ए स्मॉल लिगेंड बाइंड्स विद नैनोमोलर एफिनिटी, ठीक है, या यहाँ पे क्वांटिटी होगा नैनोमोलर क्वांटिटी इन ए डीप हाइड्रोफोबिक पॉकेट ऑफ द पार्टनर प्रोटीन, ठीक है, कि एक लिगेंड है जो, मे बी यहाँ पर मुझे लग रहा है क्वांटिटी होगा। तो मतलब एक लिगेंड है जो बहुत कम क्वांटिटी में होने के बावजूद भी वो प्रोटीन के अंदर एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट है, ठीक है, जैसे ये प्रोटीन है, मे बी जैसे कोई एंजाइम है, और वहां पर जाके लिगेंड आपका लग रहा है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट उसने क्या दिया है, द लिगेंड फॉर्म से हाइड्रोजन बॉन्ड विद द बैकबोन कार्बोनाइल ऑक्सीजन अपॉन बाइंडिंग, ठीक है। हाँ, लिगेंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है कि हमें वो कॉम्बिनेशन बताने हैं जो नेट स्टेबलाइज करे, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि चलो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन चलो वीक होती है, बट जो कार्बोनाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये तो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं प्रोटीन्स के अंदर, वो एक हाइड्रोफोबिक नेटवर्क बनाएंगे ड्यू टू द कॉन्फर्मेशनल चेंज लीडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बरीड वाटर मॉलिक्यूल टू द सरफेस, ठीक है। क्योंकि जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं, ये एक तरह से हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हो गया, जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी और वो डिस्प्लेस कर देंगे जो बरीड वाटर मॉलिक्यूल है टू द सरफेस, ठीक है, कि वो बाहर की तरफ चला जाएगा ताकि पॉकेट में आके आपका जो भी लिगेंड है वो आके लग सके, तो ये भी सही है। फिर वो कह रहा है एक नेगेटिवली चार्ज साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड लोकेटेड नियर द बाइंडिंग साइट इज डीसोल्वेटेड। देखो डीसोल्वेटेड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे किसी के ऊपर भी चार्ज होता है, क्योंकि इसका मतलब वो पोलर है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर भी पोलर होता है, तो इसके अराउंड ना, जैसे मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके अराउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वो कह रहा है कि इन नेगेटिवली चार्ज ऑफ अमीनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड लोकेटेड द बाइंडिंग साइड इज डीसोल्वेटेड। देखो जो डीसोल्वेट करने का मतलब कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, अब इसको रिमूव करने में एनर्जी बहुत लगती है, ठीक है, तो वो स्टेबलाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द नेगेटिवली चार्ज साइड चेन, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपका, तो सी यहाँ पर गलत है। फिर वो कह रहा है कि जो डीसोल्वेटेड साइड चेन है of the amino acid located near the binding site does not form a salt bridge। देखो क्या था ना, अगर तो वैसे तो डिसोल्वेशन मतलब एनर्जेटिकली यू कैन से इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। अब डिसोल्वेशन हो भी गई, तो उसके बाद देखो क्या होता है ना, अब जैसे डिसोल्वेशन मतलब आपने मॉलिक्यूल्स को हटा दिया, तो अब नेगेटिव चार्ज है, तो मान लो दूसरा किसी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच में तो सोल्ट ब्रिज बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि वैसे तो डिसोल्यूशन करानी नहीं है, क्योंकि वो एनर्जेटिकली अलाउड नहीं होती है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब लेकिन ये कह रहा है कि डिसोल्यूशन होने के बाद वो सोल्ट ब्रिज नहीं बनाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में ब्रिज बनाना है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल हटेंगे तभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सोल्ट ब्रिज बनेगा। बट वो कह रहा है कि डिसोल्यूशन के बाद भी सोल्ट ब्रिज नहीं बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट डायरेक्टली ट्रांसड्यूस सिग्नल टू नेबरिंग सेल, ठीक है, जैसे ये हमने सेल जो जंक्शंस होते हैं, जैसे कि एडहेरेंस जंक्शन होता है जिसके अंदर आपके जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं आपकी अटैचमेंट साइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप देख रहे हो बीटा कैटेनिन है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं करता, तो इनडायरेक्टली मतलब यू कैन से की सिग्नलिंग हो रही है, बट बीटा कैटेनिन जो है वो डायरेक्टली सिग्नल को ट्रांसड्यूस नहीं करता नेबरिंग सेल्स के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा कैटेनिन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एमएचसी से रिलेटेड,
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट MHC मॉलिक्यूल। मल्टीपल MHC1 मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए सिंगल सेल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि MSC क्लास 1 जो होता है वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और MSC क्लास 2 हम पढ़ते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर होता है, विच आर मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल। तो एक सेल के ऊपर मल्टीपल MHC मॉलिक्यूल हो सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि MHC1 मॉलिक्यूल एग्जिबिट ग्रेटर डाइवर्सिटी देन एंटीबॉडीज। ये बिल्कुल गलत है। एंटीबॉडी में तो बहुत ज़्यादा, जैसे VDJ, उसमें तो बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन होके एंटीबॉडी तो बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो MHC जो होते हैं उसमें ज़्यादा आपको टाइप्स नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है MHC मॉलिक्यूल में जितनी आपको एंटीबॉडीज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। MHC1 हैप्लोटाइप इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड फादर, और गिवन सेल पे वो कोडोमिनेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ऑल MHC1 मॉलिक्यूल ऑन ए गिवन सेल एक्सप्रेस द सेम एंडोजेनस पेप्टाइड, ठीक है। ये भी गलत है। अब क्या होता है ना, जैसे कोई भी एंटीजन गया, क्योंकि MHC1 जो होता है वो एंडोजेनस पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई एंटीजन है, उसके उसके अलग अलग एंडोजेनस पेप्टाइड्स करे, तो जो MHC1 मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग एंडोजेनस पेप्टाइड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी गलत है। और MHC1 जो है वो प्लेटलेट्स पे होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या है? न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो जो भी बॉडी के अंदर न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सभी के सरफेस पे MSC क्लास 1 एक्सप्रेस होता है। तो इसका A, C और E करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर साइक्लिक EMP आफ्टर स्टिमुलेशन बाय इट्स स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जैसे ये ग्लूटामेट का रिसेप्टर है, ये ट्रिप्टोफैन का है, ये भी ट्रिप्टोफैन मतलब हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन सीरोटोनिन का है ये, ठीक है। ये भी एक एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो ABO-D है ये GQ वाली सिग्नलिंग को एक्टिवेट करते हैं, और जब GQ वाली सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है तो PLC एक्टिवेट होता है, और जब PLC एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एमपी नहीं बनता। लेकिन जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 4 है, ये बेसिकली इसको एक्टिवेट करता है, एडेनोलेट साइक्लेस को, मतलब ये वाली जब सिग्नलिंग होती है तो ये जीएस एक्टिवेट होता है तो AC एक्टिवेट होता है, AC एक्टिवेट होता है तो आपका साइक्लिक एमपी बनता है। तो जो 5-HT4 है वो साइक्लिक एमपी लेवल को क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज नॉट इफेक्टिव फॉर द क्लियरेंस ऑफ लार्ज पैरासाइट्स लाइक वॉर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका NK सेल, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो पैरासाइट लाइक वॉर्म्स के लिए नहीं होते हैं। NK सेल्स होते हैं कि जैसे बॉडी में कोई कैंसर सेल बन गए या कोई अबनॉर्मल सेल्स हो गए तो उनको ये किल करते हैं। सो NK सेल्स, दे आर नॉट इफेक्टिव इन द क्लियरेंस ऑफ लार्ज पैरासाइट लाइक वॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होती हैं वेरियस पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, वो सीरियस कंसर्न है ह्यूमन हेल्थ के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं और कुछ उनकी स्ट्रेन्स है जो इलनेस करती है, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ एंटीरियोबैक्टीरियसी, स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ रिक्यूटेशिया, सैल्मोनेला एंड क्लैब्सियलिया न्यूमोनियाई एंड स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे जब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो जैसे मुझे एक चीज पता थी, ये जो म्यूरिन टाइफस होता है ये रिकिटेशिया करता है, ठीक है। कि जो म्यूरिन टाइफस का पॉजिटिव एजेंट है तो B का 4, तो जब मैंने इसको देखा तो B का 4 एक ही ऑप्शन में था, इसका करेक्ट आंसर बस यही है, ठीक है। बाकी है कि चलो आप थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि इसके लिए तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। जैसे मान लो B का 4, क्योंकि ये पॉजिटिव एजेंट है विच है शोन ट्रांसमिशन वाया ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसका ट्रांसमिशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू होता है। ए का बता रखा है 3, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट ड्यू टू रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटीबायोटिक। एक्चुअली जो कार्बापेनम होता है ना ये लास्ट रिजोर्ट होता है, ठीक है। जैसे हम अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो अब कई बार रेजिस्टेंस आ गया तो आपके पास एक एक एंटीबायोटिक, मान लो कार्बापेनम है, मान लो आपने कहा कि इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं, इसने ठीक कर दिया तो ठीक है, या इसने बैक्टीरिया को मार दिया तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास इसके ऊपर एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। सैल्मोनेला एंड क्लैब्सियलिया निमोनियाई, ठीक है। अब सी का दे रखा 2, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फाउंड इन ह्यूमन एंड फूड सजेस्टिंग ए पोटेंशियल फॉर ब्रॉडर स्प्रेड, ठीक है। तो ये ह्यूमंस में भी होती है और फूड में भी होती है। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसके बारे में क्या बता रखा है, रीएमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ड्यू टू द मिथिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो सुपर एंटीजन होता है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, आपको जो भी अगर किसी के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो उस पे बेस पे आपका क्वेश्चन हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये था द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, जब भी इन्फ्लुएंजा की बात आती है तो हम हीम एग्लूटिन और न्यूरामिनिडेज की बात करते हैं, क्योंकि जैसे अलग अलग आपने सुना है H1N1 होता है, H5N1 होता है। अब वो कह रहा है कि जो एंट्री ऑफ वायरस है दैट इज मेडिएटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ द HA प्रोटीन ऑफ वायरस विद सियालिक एसिड रिसेप्टर। ठीक है, ये भी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है। जैसे अलग अलग वायरस के ना अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, तो ये हमने पढ़ा भी था। तो जो पैथोजन के रिसेप्टर होते हैं, तो जैसे जो आपका क्या है, आपका जो जो इन्फ्लुएंजा होता है उसका रिसेप्टर सियालिक एसिड होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीटीएल्स आर प्राइम्ड इन द थाइमस। ठीक है, यहां पर भी क्या लिखा है, सीटीएल्स आर प्राइम्ड इन थाइमस। ठीक है, अगर आपने ऑर्गन्स पढ़े हैं, आपको पता है एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे बोन मैरो, थाइमस, वहां पर सिर्फ सेल फॉर्म होते हैं या मेच्योर होते हैं। बट जो एनकाउंटर होता है या जो प्राइमिंग की बात कर रहा है वो कहां पर होती है, दैट प्राइमिंग विल टेक प्लेस इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। वो लिम्फ नोड हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है। तो ये जो लाइन है ना कि प्राइम्ड हो रहा है थाइमस में, मतलब कि जो सेल का जो एनकाउंटर हो रहा है किसके साथ, एंटीजन के साथ, वो थाइमस में हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती हैं। ठीक है, हाँ बाकी ये ठीक है कि जो MHC1 होते हैं, क्योंकि जो TC सेल्स होते हैं वो MHC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे इसमें MHC1 वाला पॉइंट तो सही है, बट ये गलत है, और इसमें तो ये भी गलत है। ठीक है, तो बी और सी दोनों गलत। अब बी और सी दोनों का मतलब, जैसे ये ऑप्शन भी गई आपकी, ये भी गई, ये भी गई, अब इसमें तो एक ही ऑप्शन बचा, A एंड D ओनली। वो कहता है वायरल न्यूरामिनिडेज सी होता है जब मैच्योर वायरसेस को रिलीज होना होता है इन्फेक्टेड सेल से। तो इसका A और D क्या आपका करेक्ट है। अब ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर चैनल एक्स है, और और जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स हैं, और वाई जो है वो नेचर बता रहा है। ठीक है, जब भी हम रोडोप्सिन की बात करते हैं तो ये लाइट ड्राइवन होता है, तो A का 4। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म होगी, तो A का 4 ठीक है। अब आपको एसिटाइल कोलिन इतनी बार आपने पढ़ लिया कि वो लाइगेंड गेटेड होता है, तो D का 3, बस इसमें यही बना। शेकर रिलेटेड पोटेशियम चैनल दे विल बी वोल्टेज गेटेड, और पीजो आयन चैनल मैकेनो सेंसिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका कि जो जो ये भी कैंसर से रिलेटेड था, कि जो सिग्नलिंग पाथवे हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्यूमरोजेनेसिस एंड कैंसर इंक्लूड दोस इन्वॉल्व इन सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल ग्रोथ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग पाथवेज एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन कैंसर। ठीक है, पहला उसने क्या लिखा कि जो abnormal एक्टिवेशन है PI3K की, वो डिसरेगुलेटेड ग्रोथ कराएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नॉर्मली ग्रोथ फैक्टर वाली सिग्नलिंग होती है तो ये पाथवे होता है, लेकिन अगर abnormal एक्टिवेशन होगी तो दैट विल लीड टू डिसरेगुलेटेड ग्रोथ। ठीक है, दूसरा वो कह रहे हैं कि BCL2 जो होता है वो एंटी एपोप्टोटिक होता है। ठीक है, मतलब वो तो सेल का एपोप्टोसिस नहीं कराना चाहता। BCL2 ओवर एक्सप्रेशन एंड एनहांस्ड एपोप्टोसिस लीड टू एफिशिएंट क्लियरेंस ऑफ डैमेज्ड कैंसर सेल। ठीक है, अब देखो क्या ना, ये जो स्टेटमेंट है, अब BCL2 तो एंटी एपोप्टोटिक है, उसकी अब ओवर एक्सप्रेशन होगी तो वो तो एपोप्टोसिस को नहीं होने देगा। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी ओवर एक्सप्रेशन और एनहांस्ड एपोप्टोसिस है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लॉस ऑफ P53 अलाउ सेल्स विद डैमेज DNA टू एस्केप एपोप्टोसिस एंड कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। ये सही है, क्योंकि P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर ये इसका लॉस हो जाएगा तो कैंसर होगा। ठीक है, तो A भी सही है, C भी सही है। इनहिबिशन ऑफ रो फैमिली ऑफ GTPase लीड टू एनहांस्ड एक्टिन बेस्ड सेल मोटिलिटी एंड फैसिलिटेट मेटास्टेसिस। ठीक है, देखो रो फैमिली जो होते हैं ना, रो प्रोटीन होते हैं, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटास्टेसिस के लिए, लेकिन अगर आपने उन्हीं को इनहिबिट करा दिया तो फिर वो कह रहा है कि एक्टिन बेस्ड जो सेल मोटिलिटी है वो एनहांस हो जाएगी। ये जो सेल की मोटिलिटी है या जो साइटोस्केलेटल चेंजेस हैं या जो मेटास्टेसिस है, इसके पीछे रो फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इसका इनहिबिशन होगा तो मेटास्टेसिस नहीं होगा, तो डी भी आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, A एंड C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट YFG एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन्स EF एंड G विच आर abundant एंड हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब लॉन्ग हाफ लाइफ का मतलब है कि ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं। आफ्टर ए स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोटीन इज एक्टिवेटेड बाय सिंगल शॉर्ट वेव ऑफ फॉस्फोरिलेशन। कि पहले E जो है वो फॉस्फोरिलेशन से एक्टिवेट हुआ, E ने F को एक्टिवेट करा, F ने किसको एक्टिवेट करा, G को, और G ने किसकी एक्सप्रेशन कराई, YFG की। ठीक है, वो कहता है जब जब F एक्टिव होता है तो वो किसको इनहिबिट कर रहा है,
एफ अगर एक्टिव है तो वो किसको इनहिबिट कर रहा है, आपका ई को, ठीक है। अब जब जी एक्टिव है तो वो एफ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से ई भी इनहिबिट हो गया, एफ भी इनहिबिट हो गया। लेकिन जो जी है, क्योंकि जी तो एक्टिव है, अब वो क्या है ना, जो जी को तो कुछ नहीं हुआ ना, और उसने कहा कि उसकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है, तो जी जो है वो में भी एक्टिव फॉर्म में ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो वो ज्यादा टाइम तक इस जीन की एक्सप्रेशन कराता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उसने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से कौन सा वाई वाई एफ जी का करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है। एक लिखा है कॉन्टिन्यूसली ट्रांसक्राइबिंग, एक लिख रहा है वन पल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, और मल्टीपल पल्सेस, ठीक है। देखो अब इसमें नई इनिशिएट होगी ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जी तो है, जी एक्टिव तो है ना, जी तो आपका एक्टिव ही है, तो ये गलत है। और मल्टीपल पल्सेस तो आप ऐसा कुछ बता नहीं सकते। अब वन पल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब, अगर तो देखो ना, जी का अगर हाफ लाइफ कम होती तब आप शायद कह सकते थे कि वन पल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, बट जी की हाफ लाइफ ज्यादा है और वो एक्टिव फॉर्म में है, तो इसका आंसर जो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग आपका क्या बनता है, कॉन्टिन्यूसली ट्रांसक्राइबिंग, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, टू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जैसे ये आया, फिर एक आपका ये कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, ये आपका जो चैनल से रिलेटेड आया, ये इम्यूनो से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जैसे डिजीज हम पढ़ते हैं डिफरेंट, ये भी इम्यूनो का क्वेश्चन, ये सिग्नलिंग का, ये भी इम्यूनो का क्वेश्चन आ रखा है। ये आपका जो अभी हमने बात करी कि कैसे जो सेल के अंदर भी इसको हम पढ़ते हैं मिली, सेल सेल जंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक चलो थोड़ा जनरल क्वेश्चन था कि कैसे हम नेट स्टेबलाइज कर सकते हैं लिगेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को। एक आपका ये B6 और CBA माउस वाला, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा है कि डी और ई दोनों हो सकते हैं, बट इसका ई आंसर दे रखा उन्होंने, और ये भी कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही होता है ना, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कि देखो जो आपको नॉलेज है वो अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे ये पता था कि रिकिटेशिया जो है वो म्यूरिन टाइफस करता है, ठीक है। तो उस बेस पे मेरा क्वेश्चन हो गया। तो समटाइम्स वी डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बट जो मेरे पास पार्शियल नॉलेज है या पार्शियल इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एट बायोटेक सेपियंस वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर लाइफ साइंसेज एग्जाम, चाहे वो आपका MSc एंट्रेंस है, CS है, नेट है, आपका ICMR का एग्ज़ाम होता है, BET का होता है, ठीक है। तो बहुत ही हम जो टू द पॉइंट, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो टू द पॉइंट है, ताकि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी एग्ज़ाम को क्रैक करे, ठीक है। क्योंकि इतना वास्ट है सिलेबस, तो क्योंकि समटाइम्स वी ट्राई, हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा ट्राई करते हैं, बट एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि जो कंटेंट है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि हम कंटेंट तो हमारे पास बहुत सारा है बट हमें याद ही नहीं है, तो चाहे हमें लिमिटेड कंटेंट आता हो, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है ना, नेट में तो लिमिटेड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, कि लिमिटेड कंटेंट आप किसे बोल सकते हो कि जो आपको टीचर बताए या जो इंस्टीट्यूट गाइड कर रहा है, ठीक है, कि हम उसको अच्छे से पढ़ें और उसमें से जो भी एग्जाम में है वो हमारा ठीक होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम 1 जुलाई हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी आपके नोन है जो भी उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।